अरे वाह यारो, एक और धमाकेदार रिकैप के साथ आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी कुछ हटकर है। ये कहानी बदले की आग से सुलग रही है। बदलापुर कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी बात पर एक कमेंट भी ठोक डालो। ये कहानी एक लड़ाई के साथ शुरू होती है। दो बड़े राजघराने आपस में लड़ रहे थे। उनके झंडे हवा में लहरा रहे थे, लेकिन अचानक दोनों शांत हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया एक बड़े खतरे का सामना करने वाली थी। प्राचीन जापान महामारी से जूझ रहा था, जिसे ईविल ड्रैगन ज़ॉफ्ट फैला रहा था। ये ड्रैगन बहुत ताकतवर था और इसे रोकने वाला अब तक कोई नहीं हुआ। हर बार ये ड्रैगन जागता था, पूरे शहर जला देता था। लोग भाग भी नहीं पाते थे। इस वजह से हर बार बहुत से लोगों की मौत हो जाती थी। लेकिन इस दुनिया में दो प्रसिद्ध जादूगर थे जिन पर सब भरोसा करते थे। इन दोनों के एक बेटा हुआ जिसका नाम हीरो रखा गया। एक रात लड़ाई बंद होने के बाद जादूगरों ने सबको बताया कि उन्हें आज रात ही ड्रैगन को कैद करना है। सभी सैनिक और जादूगर इकट्ठे होकर ड्रैगन के आने का इंतजार करने लगे। जब पर्पल चांद निकला तो हीरो की माँ, जो एक मशहूर जादूगरनी थी, ड्रैगन को फंसाने के लिए शिकार बनकर खड़ी हो गई। जब वह मदद के लिए चिल्लाने लगी तो ज़मीन से दो पंजे निकले और एक विशाल छाया बनी। ड्रैगन ज़ॉफ्ट फिर से जाग उठा और दहाड़ लगाई और हीरो की माँ पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन उस समय तक हीरो की माँ ने जल्दी से जादू चलाकर खुद को छुड़ाया और ड्रैगन को जंजीरों में जकड़ लिया। उसी समय हीरो के पिता, जो एक सैनिक थे, अपने असली रूप में बदले और ड्रैगन को कैद करने की रस्म शुरू की। लेकिन इस दौरान हीरो के पिता को पीठ में तीर लग गया और बीरो घायल होकर गिर पड़ा और खून बहने लगा। फिर भी उन्होंने कहा कि जादू जारी रखा जाए, वरना ड्रैगन सब कुछ नष्ट कर देगा। मगर ड्रैगन कैद से छूट गया और बीरो को एक लूज़र बोला और फिर उसने बीरो के बेटे हीरो को मारने की कोशिश की। जब ज़ॉफ्ट हमला करने की कोशिश कर रहा था तो उसके पिता ने एक जादू का उपयोग किया और उसके बेटे को बचा लिया। लेकिन इससे बेटे और ड्रैगन के सीने पर एक परमानेंट मार्क बन गया। इसके बाद ड्रैगन ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। केवल हीरो अपने पिता के स्पेल से जीवित बच गया। कई साल बीत गए और अब हीरो थोड़ा बड़ा हो गया है और वह उन सभी का बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसके पिता को धोखा दिया, और उस ड्रैगन को भी मारना चाहता है जिसने उसका परिवार ख़त्म कर दिया। वह अलग अलग शहरों में घूमता हुआ अपनी पीठ पर एक बड्ढी सी सोर्ड का साथ दिखाई देता है। वह एक नए शहर में पहुंचता है जहां सभी लोगों को गार्ड्स द्वारा चेक किया जाता है। लेकिन जब गार्ड ने हीरो की आंखों में देखा तो वह चौंक गया और उसे बिना किसी परेशानी के अंदर जाने दिया, क्योंकि उसे पता था कि यह बीरो का बेटा है। हीरो शहर में घूमता रहा और अजीब जीव और खाने की चीज़ें देखता रहा। तभी एक लड़की ने एक राजा नाम्बुकू के आने का ऐलान किया। राजा गाड़ी में आया और लोगों पर तांबे के सिक्के फेंकने लगा और उन्हें गंदे किसान कहकर उनको झुकने को कहा। सब लोग सिक्के उठाने लगे और उनकी लूट मची। हीरो भी एक सिक्का उठाने झुका, पर एक चोर बच्चे ने वो उसे छीन लिया। दूसरे बच्चों ने उस चोर को रोका और बताया कि ये राजा उनका ही पैसा लुटा रहा है। उनमें से एक लड़का देखता है कि नाम्बुकू के चैरियट में ग्रैंड ट्रोआ है, जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है और उन्हें कभी भी गरीब नहीं होने देगा। लेकिन उनका लीडर उन सभी को यह भूल जाने के लिए कहता है, क्योंकि ग्रैंड ट्रोआ चुराना नामुमकिन है। लेकिन पेस्चेट वहीं रह जाता है, क्योंकि वह ग्रैंड ट्रोआ को देखकर अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और ग्रैंड ट्रोआ चुराने के लिए गाड़ी पर चढ़ जाता है। हीरो थोड़ा और घूमता है और एक आदमी को देखता है जो कह रहा है कि उसके पास एक दुर्लभ निशान है जो उस हीरो का है जिसने ड्रैगन को हराया था। लेकिन वो कहानी को गलत तरीके से बता रहा था। हीरो जानता है कि असल में क्या हुआ था, लेकिन क्रेस्ट असली है। उसी वक्त एक लड़का उस आदमी से निशान छीन लेता है और भाग जाता है, बट दुकानदार का एक विशाल बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेता है और उसे मारने को उठाता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, हीरो वहां पहुंच जाता है और अपनी बड़ी तलवार बॉडीगार्ड के बदसूरत चेहरे के पास ले जाकर कहता है कि वो अपनी तलवार सिर्फ वाजिब कारण पर ही निकालता है। हीरो दुकानदार को बताता है कि वो निशान खरीदना चाहता है और दुकानदार को 2 गुना पैसा देता है। दुकानदार हीरो का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन असल में ये चोरी का नाटक था। ये लड़का और उसके दोस्त असली चोर थे। वो दुकान वाले को डराना चाहते थे ताकि वो उस पर ध्यान दे और उनके असली मकसद पर ध्यान न दे, जो कि दुकानदार और लोगों की जेबें खाली करना था। लेकिन हीरो ने उनका ये प्लान बिगाड़ दिया। गुस्से में वो लड़का
हीरो के हाथ से वो निशान छीन लेता है और भाग जाता है। बाद में वो अपने ठिकाने में वापस आते हैं और हीरो को एक मूर्ख बताते हैं जिसने उनके प्लान को बर्बाद कर दिया। लेकिन हीरो चुपके से उनके ठिकाने में घुस जाता है और निशान वापस ले लेता है। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि ये निशान कितना कीमती है और हीरो के लिए यह कितना इम्पोर्टेंट है। हीरो उस लड़के से उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम टॉमिट बताता है। बाकी लड़के हीरो को गाली देते हैं और कहते हैं कि जो कुछ उन्होंने चुराया है वो उनका ही है। फिर हीरो भाग जाता है और वो सब छतों और गलियों में उसका पीछा करते हैं। इसी बीच जुरू नाम का एक डरावना आदमी बाजार में हीरो को ढूंढ रहा होता है। उसके पास हीरो की तस्वीर होती है। कोई भी जुरू की मदद नहीं कर पाता, लेकिन जुरू का साथी उससे कहता है कि हीरो पहले इसी शहर आएगा। दूसरी ओर नाम्बुको एक विशाल महल में अपने मेहमानों के लिए भव्य भोज का आयोजन करता है। वो असल में एक व्यापारी बनकर लोगों को धोखा देता है। वो लोगों को उनकी जादुई चीज़ें बेचने के लिए दबाव डालता है। अचानक से एक नौकर गलती से एक बहुमूल्य घड़ा तोड़ देता है। वो बंदा गुस्सा हो जाता है, लेकिन नाम्बुको पहरेदार तुरंत तलवारें खींचे वहाँ आ जाते हैं। तभी एक लड़की एक खास क्रिस्टल ग्रैंड ट्रोवा दिखाती है और नाम्बुको के साथ साझेदारी करने की बात करती है। लॉर्ड को उस पर भरोसा नहीं होता। अचानक एक छोटा सा ड्रैगन जैसा जीव आकर ग्रैंड ट्रोवा को अपनी जीभ से पकड़ लेता है और क्रिस्टल चुरा लेता है। बट लड़की अपनी जादू से छत खोल देती है, जिससे ड्रैगन और पेस्टेट नीचे गिर जाते हैं। अगले दिन पेस्टेट को शहर के चौक में बांध दिया जाता है और उसे सज़ा दी जाने वाली है। लेकिन हीरो दखल देता है और नाम्बुको के सैनिकों को आसानी से मार देता है। लड़की हीरो पर अपने बिजली के जादू से हमला करती है, लेकिन एक अजनबी व्यक्ति आकर हीरो को बचा लेता है। लड़की क्रिस्टल लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन हीरो इसे अपने पिता का बताता है, जिससे नाम्बुको चिंतित हो जाता है। लड़की ग्रैंड ट्रोवा का जादू छोड़ देती है, जिससे एक शक्तिशाली धमाका होता है और पहाड़ टूट जाता है। जैसे ही धूल हटती है, ड्रैगन जाग जाता है। ड्रैगन जॉफ्ट और हीरो की सील लाइट होने लगती है। हीरो बदले की प्यास में अपने हमलों को जारी रखता है, लेकिन नाकामयाब रहता है। इसी बीच जुरू आकर हीरो की मदद करता है। सैनिक ड्रैगन पर हमला करते हैं, पर तीर रिफ्लेक्ट होकर हीरो और जुरू की ओर आते हैं। पर अचानक ड्रैगन उन दोनों को बचा लेता है। सभी लोग दंग रह जाते हैं। फिर गुस्से में वो पूरे शहर को तबाह कर देता है, छाया में गायब हो जाता है। नाम्बुको इस स्थिति से खुश होता है, क्योंकि अब लोग उससे सुरक्षा मांगेंगे। इसके बाद कहानी चोरों के ठिकाने पर जाती है, जहां हीरो बेहोश पड़ा होता है। जुरू 10 साल पहले की बात बताता है, जब हीरो के माता पिता ड्रैगन जॉफ्ट को सील करने की कोशिश कर रहे थे। हीरो की माता ने अपनी आत्मा की बलि दे दी थी ताकि ड्रैगन को सील किया जा सके, लेकिन सभी प्रयास व्यर्थ रहे और ड्रैगन ने सभी को अपनी ब्लैक फायर में निगल लिया। जब हीरो होश में आता है तो वह तुरंत ड्रैगन की तलाश करने लगता है, बदले की प्यास में। जुरू उसे शांत करने की कोशिश करता है और बताता है कि उसे वो लास्ट 10 सालों से ट्रेनिंग दे रहा है। पर टोमेट हीरो की नई शक्ति को अंडर एस्टिमेट करता है, लेकिन हीरो का संकल्प अटल है। वह टोमेट से नाम्बुको के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन टोमेट उसकी बात को टाल देता है और नाम्बुको मौका परस्त बिजनेसमैन बताता है, जो अपने फ़ायदे के लिए 2 कंट्रीज में वॉर तक करवा सकता है। ग्रैंड ट्रोवा को वापस पाने के लिए हीरो नाम्बुको को खोजने का संकल्प लेता है। इसी बीच शारू नाम्बुको के जाने से व्यथित है और एक जादुई दर्पण के माध्यम से उससे बात करती है। वह नाम्बुको को उसे शहर में छोड़कर जाने पर डांटती है, लेकिन नाम्बुको उसकी चिंता पर ध्यान नहीं देता और उसे हीरो को खोजने का निर्देश देता है। जब हीरो को भूख लगती है तो वह एक भव्य भोजन की इच्छा करता है, लेकिन पालूपा उसे सीमित संसाधनों के बारे में बताता है और उसे महंगे रेस्तरां पर खर्च करने से मना करता है। उनकी लड़ाई एक रेस्टोरेंट मालिक के कानों में पड़ती है, जो उन्हें कुछ देर पहले हुए सीन के लिए बुरा भला कहता है, और अचानक से एक बिल्ली के कान वाली लड़की आसमान से टपक पड़ती है, जिसका नाम ईरान होता है, और वह उन्हें ब्रांच के लिए दूसरे रेस्टोरेंट में बुलाती है। वह उसका पीछा करते हैं और दूसरे रेस्टोरेंट में खाने के लिए साथ बैठते हैं। एरन उनको थोड़ी देर पहले हुए हमले के बारे में पूछती है और वह बताती है कि उसे पता है कि वह लॉर्ड बैरो का बेटा है। ये सुनकर हीरो और उसके साथी परेशान हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि अरे भाई, इसे कैसे पता। एरिन अचानक चली जाती है, जिससे पलुआ परेशान हो जाता है,
क्योंकि वो चाहता था कि वो उनके खाने का बिल चुकाए। उसी दिन रात को हीरो और उसके साथी चोरों के अड्डे में रुकते हैं। इससे टॉमिट नाराज़ हो जाता है, लेकिन बाकी बच्चे अब हीरो को अपना सेवियर मानते हैं और उसे वहाँ रुकने के लिए कहते हैं। टॉमिट अनिच्छा से सहमत हो जाता है और उन्हें वहाँ रहने देता है, लेकिन फिर सोने की जगह को लेकर हीरो से बहस करने लगता है। अगले दिन टॉमिट हीरो से उनके प्लान के बारे में पूछता है। हीरो नानबुको को ढूंढने और ग्रैंड ट्रॉ वापस लेने के अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है। हालांकि जुरू किसी का चाटुकार बनने से इनकार करता है और हीरो को उसकी कमजोरियों के बारे में चेतावनी देता है। वो उसे अपने मिशन में सावधानी बरतने का आग्रह करता है। जुरू असल में हीरो को एक घटिया तलवारबाज कहता है जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन असल में कोई ख़ास स्किल नहीं रखता। जुरू कहता है कि बाकी लोग कुछ समय के लिए बेस पर रहे और हीरो अपने स्किल को निखारे। टॉमिट इस बात का विरोध करता है, लेकिन हीरो उसे कहता है कि जुरू उनकी देखभाल करेगा और उनके लिए खाना भी बनाएगा। बच्चे सहमत हो जाते हैं और इसके बाद हीरो और जुरू रेगिस्तान में चले जाते हैं। रेगिस्तान के विशाल विस्तार में जुरू सुझाव देता है कि हीरो पहले लेवल 1 से ट्रेनिंग शुरू करे, जिसमें कमज़ोर और साधारण स्लाइम से लड़ना शामिल है। हालांकि ये आसान नहीं लगता। हीरो उन्हें आधा काटने में भी असफल रहता है, जो उसकी वीक स्किल को दर्शाता है। ठीक उसी समय तनाव बढ़ाने ही लगा था कि रेत के टीलों से एक रेत का ड्रैगन निकल आता है जो उन्हें चौंका देता है। रेत के ड्रैगन की डरावनी मौजूदगी के बावजूद ध्यान खींचने के लिए हीरो उस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा की तरह उसके प्रयास नाकामयाब रहते हैं। अचानक एक अजीब पतली सी लड़की ड्रैगन के मुंह से बाहर निकलती है। वे हैरान रह जाते हैं, लेकिन वो लड़की हीरो के पास आकर अपना सिर उसके सीने से लगा लेती है। वो उसके साथ यात्रा पर जाने की इच्छा जाहिर करती है। ये ऐसी चीज़ है जिसकी हीरो ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लड़की का नाम सेराटो है और पलुआ घबरा जाता है। हीरो भी काफ़ी परेशान दिखता है। इससे पहले कि वे पूरी तरह से स्थिति को समझ सकें, जुरू सेराटो पर हमला करता है, लेकिन हीरो उसे रोक लेता है। सेराटो का अजीब व्यवहार जारी रहता है। वो रेगिस्तान के फर्श से कुछ निकालने में व्यस्त हो जाती है। उनके ठिकाने वापस भागने का मौका मिलता है। वहाँ वापस जाकर हीरो उनके लिए खाना बनाता है। बाद में विचारों में खोया हुआ हीरो सेराटो की असामान्य मौजूदगी के बारे में सोचने लगता है। टॉमिट मजाक में कहता है कि वो एक अकेला आदमी है और शायद सेराटो पर मोहित हो गया है। ये सुनकर हीरो गुस्से से भर जाता है। गुस्से के बावजूद वो सेराटो की अकेलेपन की चिंता को नज़रअंदाज नहीं कर पाता। टॉमिट उसे कुछ याद दिलाता है। वो कहता है कि वो और उसके दोस्त भी अपने माता पिता के बिना अकेले हैं। वो हीरो के नुकसान के लिए शोक व्यक्त करता है, भले ही ये घटना बहुत पहले हो चुकी हो। इसी बीच शहर में शारशारू और उसके सैनिक हीरो की तलाश जारी रखते हैं। वो हर कोने को छानते हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। अचानक उन्हें देखकर वे हैरान रह जाते हैं। सेराटो उनके सामने आ जाती है। पहले से ही तड़कदार कहानी में एक और तड़का लग जाता है और सीन चेंज होता है और एक तैरता हुआ महल दिखाई देता है। ये उस जगह पर स्थित है जहां उम्मीदें मरने के लिए जाती हैं। अंदर काले कारनामों का सौदागर नानबुको, जो कुछ रिपोर्ट पढ़ता हुआ दिखता है। वो डॉक्टर बहारापा को युद्ध के लिए कुछ हथियार बनाने का ऑर्डर देता है। अचानक डॉक्टर बहारापा किसी कारण से सेराटो की कुशलता के बारे में चिंता व्यक्त करता है। उसी रात सेराटो रहस्यमय तरीके से चोरों के ठिकाने में प्रकट होती है, जिससे सभी चौंक जाते हैं। टॉमिट को उसकी खूबसूरती देखकर एक पल के लिए मोह हो जाता है, लेकिन जल्द ही उसके सन की व्यवहार से चिढ़ जाता है। वो हीरो को चेतावनी देती है कि वह उसे कहीं भी ढूंढ लेगी, चाहे वो कहीं भी जाए। टॉमिट फिर से हीरो को चिढ़ाता है और कहता है कि ड्रैगन जोफ्ट को मारने का उसका मिशन अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है, क्योंकि उसे एक नया प्यार मिला है। हीरो और टॉमिट के बीच तनाव एक गर्म बहस में बदल जाता है, जब तक कि सेराटो हस्तक्षेप नहीं करती। वो आखिरकार कुछ समझदारी दिखाती है और हीरो को स्थिति को शांत करने के लिए अलग ले जाती है। अगले दिन जुरू और पलुआ कुछ खरीदारी के लिए बाजार जाते हैं, लेकिन उनके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। इस बीच हीरो अपने कॉम्बैट स्किल को सुधारने के प्रयास में सेराटो के साथ रेगिस्तान में चला जाता है। हीरो एक बार फिर स्लाइम का सामना करता है, लेकिन फिर से संघर्ष करता है। अचानक एक वुल्फ उन पर हमला करता है सेराटो को इम्प्रेस करने के लिए। हीरो बहादुरी से वुल्फ से लड़ता है, लेकिन जल्दी ही हार मान लेता है और ज़मीन पर गिर जाता है।
जैसे ही भेड़िया अपना ध्यान सेराटो की ओर मोड़ता है, हीरो उसे बचाने के लिए अपनी आखिरी ताकत जुटाता है, लेकिन सेराटो शांत रहती है और भेड़िया अचानक उसके बगल में गिर जाता है। हमेशा की तरह एक अजीबोगरीब हरकत करते हुए सेराटो बताती है कि भेड़िया के हमले से पहले ही वो सो गई थी। हीरो के कंधे पर लगे घाव को देखकर वो आसानी से अपने जादू से उसे ठीक कर देती है। बाद में हीरो वुल्फ को एक सोने के सिक्के में बेचने में कामयाब हो जाता है। हालांकि वह कम कमाई के बारे में गुनगुनाता रहता है, लेकिन फिर उसका मूड बदल जाता है जब वह एक आदमी को सैनिकों द्वारा घसीटे जाते हुए देखता है। उस आदमी को जादुई पत्थर की खदान में जबरन मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा है। अन्याय को सहन करने में असमर्थ हीरो सेराटो से इंतज़ार करने का कहता है और आगे बढ़ता है। वह सैनिकों से उस आदमी को छोड़ने के लिए कहता है, पर सैनिक भड़क जाते हैं और उसे दबोच लेते हैं और पीटने लगते हैं। बंदी बनाए जाने के बाद हीरो खुद को उस आदमी के साथ कैद में पाता है जिसे उसने बचाने की कोशिश की थी। वह आदमी हीरो को एक भयानक सच्चाई बताता है, भेजे गए लोग कभी वापस नहीं आते। ये सुनकर हीरो अपने फर्जी बैज का इस्तेमाल करके भागने की योजना बनाता है, जिससे वह आदमी निराश हो जाता है। दूसरी ओर शारू परेशान हो जाती है क्योंकि उसका जादुई शीशा काम नहीं कर रहा है। ये खबर मिलने पर कि हीरो को पकड़ लिया गया है और महल में कैद कर दिया गया है, वो तुरंत निकल पड़ती है। इधर अंधेरी गली में टॉमेट हीरो को खोजने का रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन अचानक से सेराटो उसका पीछा करना शुरू कर देती है। तनाव बढ़ जाता है और सेराटो की मौजूदगी तमट की मुश्किल को और बढ़ा देती है। महल में शहर का राजा गुस्से में आ जाता है क्योंकि नम्बुको उसके काम में दखल देता है। उसे पता चलता है कि उसकी गलत कामों की पूरी जानकारी वाली किताब गायब हो गई है। राजा को समझ आता है कि ये टॉमेट की चाल थी। नम्बुको उसे बेइज्जत करने की धमकी देता है। आगे चलकर टॉमेट और सेराटो पर राजा के पहरे वालों का हमला हो जाता है, लेकिन जल्दी ही जिरू और पालूपा किताब लेने में कामयाब हो जाते हैं और वो बाकी कैदियों के साथ हीरो को रिहा करवा लेते हैं। दूसरे दिन हीरो सेराटो को उससे दूर जाने के लिए कहता है ताकि वो अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान लगा सके, लेकिन सेराटो नहीं मानती और हीरो उसकी हरकतों से परेशान हो जाता है। हीरो उसे खाने के लिए सोने का सिक्का देता है। इसी दौरान सेराटो की मुलाकात आरोन से होती है, जो उसे एक खास जगह चलने का बुलावा देता है। हीरो की ट्रेनिंग चल रही है और वो बार बार उसे चिपचिपे जीवों से लड़ने के काम से परेशान हो जाता है। वो जिरू से कहता है कि वो जाना चाहता है, लेकिन जिरू उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ सेराटो आरोन के साथ गर्म पानी के चश्मे पर जाती है। वहाँ आरोन बताता है कि ये पानी घाव भर सकता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि ये मरे हुओं को जिंदा नहीं कर सकता। उन दोनों को देख रही शाहरू आरोन का ध्यान खींचती है। इधर टॉमेट और पालूपा को एक राक्षस को पकड़ने का इनाम देने वाले पर्चे के बारे में पता चलता है। वो जिरू के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें देखकर हैरानी होती है कि जिरू और हीरो आपस में लड़ रहे हैं। जिरू हीरो को समझाता है कि सिर्फ ग्रैंड रोल पर निर्भर रहना काफ़ी नहीं है। वो उसे बताता है कि कई सारे हुनर सीखने ज़रूरी हैं। हीरो गुस्से में आ जाता है और जिरू पर हमला कर देता है, लेकिन जिरू उसे आसानी से रोक लेता है। पालूपा और टॉमेट हीरो को संभालते हैं। जिरू हीरो को घाव भरने के लिए गर्म पानी के चश्मे पर ले जाने का फैसला करता है। नम्बुको के गार्ड्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। चश्मे पर जाने के बाद हीरो वहाँ के पानी के जादुई असर से हैरान रह जाता है। इसी दौरान शाहरू को हीरो के वहाँ होने का पता चलता है और वो अपने सैनिकों को हमला करने का आदेश देती है। एक बड़ा सा ऑक्टोपस सब कुछ तबाह कर देता है और सेराटो को अपने साथ ले जाता है। आरोन चुपचाप भाग जाती है। राक्षस हर किसी पर हमला करता है, यहाँ तक कि शाहरू पर भी। जिरू राक्षस को हरा देता है और हीरो सेराटो को झील के पास ढूंढ लेता है। पालूपा और तमट उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। राक्षस को शहर ले जाया जाता है, लेकिन पता चलता है कि ये जाल था जिसे शाहरू ने हीरो को पकड़ने के लिए डाला था। लेकिन हार नहीं मानते हुए वो राक्षस को अमीर लोगों को बेचने का फैसला करते हैं ताकि हीरो के लिए कवच खरीदने के लिए पैसे मिल सकें। लेकिन हीरो को जो कवच चाहिए वो बहुत महंगा होता है, इसलिए उन्हें सस्ती चेन मेल ही लेनी पड़ती है। अगली सुबह हीरो बच्चों को अलविदा कहता है और अपने सफ़र पर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। टॉमेट अपने दोस्तों के मना करने के बाद भी उनके साथ जाने का फैसला सुनाकर सबको चौंका देता है। वो ग्रैंड ट्रोल को पाने की जिद करता है। हीरो वापस आने का वादा करता है और नए उत्साह के साथ वो अपने साथियों के साथ रवाना हो जाता है। रास्ते में उनकी मुलाकात आरोन से होती है। वो बताता है कि राक्षस को असल में शाहरू ने ही छोड़ा था। वह उनके ग्रुप में शामिल होना चाहती है और उनके पास एक नक्शा भी है।
ये नक्शा बताता है कि नंबू को इच्छाएं खत्म होने वाली ज़मीन में कहाँ है, लेकिन वो लालची है और ये जानकारी सिर्फ तभी देगी अगर उसे ग्रुप में शामिल होने दिया जाए। हीरो एक लफंगा और कंजूस इंसान है। वो आसानी से मान जाता है क्योंकि उसे अपने ग्रुप में एक से ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां रखने में कोई दिक्कत नहीं है। हीरो और उसके साथी आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़े पक्षी का सामना करना पड़ता है। टॉमेट, आरोन, सेराटो और पालूपा एक पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। हीरो पक्षी पर वार करने की कोशिश करता है लेकिन मुश्किल में फंस जाता है। ज़ीरू उसे वहाँ से बचा लेता है। खतरे को समझते हुए ज़ीरू रात को पास के जंगल में गुजारने का सुझाव देता है ताकि पक्षी के हमले से बचा जा सके। शाम को जब वो सब आग के पास बैठे होते हैं तो पता चलता है कि सेराटो गायब है। वो पानी लेने गई थी। ढूंढने जाता है और उसे नदी के पास सेराटो देखती है। इसी दौरान महल में नंबू को अपने हथियारों को संभावित ग्राहकों को दिखा रहा है। इसमें उसका आखिरी बनाया हुआ हथियार भी शामिल है। ग्राहक हथियार को देखकर खुश होते हैं और उसे क्रिस्टल देकर खरीद लेते हैं। नंबूको को नहीं पता होता है कि शाहरू अपने जादुई शीशे से ये सब देख रही है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि पक्षी ने हीरो और उसके साथियों पर हमला किया है तो उसका गुस्सा बढ़ जाता है। नंबूको उस बड़े पक्षी के बारे में बताता है जिसे हॉकाई कहा जाता है। ये सुनकर शाहरू परेशान हो जाती है। वह नंबूको को अपनी मासूमियत से रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सख्ती से उसे हीरो को ढूंढने का आदेश देता है। दूसरी तरफ हीरो और उसके साथी आगे बढ़ते हैं। इस बीच हॉकाई ऊपर से उनकी निगरानी करता है। वे नमक के खेत में पहुंचते हैं। अचानक शारू और उसके सैनिक सरप्राइज अटैक कर देते हैं। वे 3 विशालकाय गोलमों को जगाते हैं और उन्हें हीरो और उसके साथियों पर छोड़ देते हैं। ज़ीरो लड़ाई के लिए तैयार होता है, लेकिन हीरो गुस्से में अचानक शारू की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन उसकी यह गलती बहुत खतरनाक साबित होती है। शारू लाइटनिंग मैजिक से उस पर वार करती है और हीरो बेहोश हो जाता है। ज़ीरो हार नहीं मानता और आगे बढ़कर सैनिकों और गोलेमों से लड़ता है। हीरो जवाबी हमला नहीं कर पाता और उसकी तलवार शारू के हमले से टूट जाता है। पलूपा मजबूर होकर अपना जादू चलाता है और मूमू नाम की एक खरगोश जैसी लड़की को बुलाता है जो रिश्वत लेने के लिए जानी जाती है। मूमू एक जादुई चेस्ट से बाहर निकलती है और प्लूपा तोमत और सेराटो को उस चेस्ट में फेंक देता है। इसी बीच हीरो शारू के हमले से बचने की कोशिश कर रहा है। ज़ीरो उसकी मदद के लिए आता है। लड़ाई इतनी भयंकर हो जाती है कि ज़मीन भी कांपने लगती है। ज़ीरो शारू के जादू में फंस जाता है। शारू हीरो को धमकाती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह ज़ीरो को मार डालेगी। गुस्से और मजबूरी में हीरो एक मॉन्स्टर बन जाता है। अब उसके पास बहुत ताकत होती है और वह सैनिकों को मार गिराता है। शारू भी डर जाती है, लेकिन गुस्से में उसकी ताकत कम हो जाती है और वह बेहोश हो जाता है। हीरो को होश आती है और वह खुद को नानबुकू और उसके आदमियों से घिरा हुआ पाता है। वह कमज़ोर होने के कारण घबरा जाता है। बेहोशी के दौरान देखे गए अजीब सपने उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। इसी बीच मूमू और जादुई चेस्ट वापस आ जाते हैं। सेराटो हीरो को ढूंढने निकलती है। पलूपा को मूमू को खुश करने के लिए काफ़ी रिश्वत देनी पड़ती है। दूसरी तरफ नानबुकू अपने ग्राहक से मिलता है जो बहुत अमीर लगता है। पीछे की तरफ एक हरे रंग का ऑर्क सूली पर बंधा हुआ है और उसके पास 3 आदमी जंजीरों में जकड़े हुए हैं। उन्हें पता नहीं चलता। डॉक्टर अपना आविष्कार तैयार कर रहा होता है। अचानक एक लाल रोशनी ऑर्क और आदमियों को घेर लेती है। वे तीनों एक भयानक राक्षस में मिल जाते हैं। महिला इस बात से खुश हो जाती है। वह नानबुकू को इंसानों और ऑर्क को मिलाने में सफलता के लिए बधाई देती है। ये सब देखते हुए हीरो अंधेरे से बाहर निकल आता है। डॉक्टर इस राक्षस को और ताकतवर बनाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वह निराश हो जाता है। अचानक हीरो सामने आकर नानबुकू को फाइट के लिए ललकारता है। दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हीरो को पता चलता है कि उसके पास तलवार नहीं है। वह नानबुकू से हाथापाई करता है, लेकिन हार जाता है। हारने के बाद भी हीरो ग्रैंड ड्रॉ वापस मांगता है, लेकिन नानबुकू कहता है कि वह हथियार उसका हक है। हीरो को सैनिक पकड़ लेते हैं और नानबुकू उसे एक खास कार्यक्रम में आने का न्योता देता है। इधर ज़ीरो हीरो की उस विचित्र क्षमता के बारे में सोचता रहता है जिससे उसने दुश्मनों को ख़त्म कर दिया था। अचानक आरोन वहां आ जाती है, जिससे पलूपा बिल्कुल खुश नहीं होता। फिर ज़ीरो, तोमत और सेराटो को एक आलीशान तंबू में ले जाया जाता है और आरोन और पलूपा को वहीं छोड़ दिया जाता है। तंबू के बाहर नानबुकू अपने ग्राहक की मेहमानदारी कर रहा होता है। ग्राहक भव्य भोज की तैयारी करवा रहा है। इसी बीच शारू हीरो को पकड़ने में नाकाम रहने के लिए माफ़ी मांगने नानबुकू के पास आती है।
लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि नानबुकू हीरो की ताकत की तारीफ करता है और उसे और उसके सैनिकों को इनाम में रुपयों से भरा थैला देता है। खुशी से झूमती हुई शाहरू नानबुकू का धन्यवाद करने के लिए उसे गले लगा लेती है। वापसी के मैदान में ज़ीरो और बाकी लोग आधे इंसान आधे ऑर्क के राक्षस को देखते हैं। ज़ीरो को शक होता है कि इस राक्षस को बनाने में नानबुकू का हाथ ज़रूर है। तंबू के अंदर हीरो को कुर्सी से बांधा हुआ पाते हैं। नानबुकू अंदर आता है और हीरो को डराने धमकाने के लिए यातना के औजार लाता है। वह हीरो से पूछताछ करना चाहता है और यह जानने के लिए बेताब है कि हीरो का ड्रैगन जॉफ्ट से क्या संबंध है। बुराई करने वाले ड्रैगन के बारे में सुनकर हीरो उलझन में पड़ जाता है और पूछता है कि आखिर एक व्यापारी को ऐसे दुष्ट ड्रैगन से क्या मतलब हो सकता है। नानबुकू अपनी योजना बताता है। वह कहता है कि ड्रैगन जॉफ्ट के तबाही मचाने से कई देशों में हथियारों की मांग बढ़ जाएगी, जिससे उसका मुनाफा बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन इससे पहले कि नानबुकू हीरो से पूछताछ शुरू करता, तंबू के बाहर हंगामा खड़ा हो जाता है। ग्राहक को इस बात का गुस्सा आ जाता है कि उसे सही से संबोधित नहीं किया गया और वह चीखने चिल्लाने लगता है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हीरो अपने पैर को रस्सी से छुड़ा लेता है और अपना बिल्ला निकाल लेता है। फुर्ती से वह अपने बिल्ले को इस्तेमाल करके अपने हाथ बांधने वाली रस्सी को काट देता है और खुद को आज़ाद कर लेता है। इधर डॉक्टर अपनी नई मशीन के साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है, लेकिन उसके सेंसर सेराटो की उपस्थिति का पता लगा लेते हैं। डॉक्टर हैरान हो जाता है और सेराटो को ढूंढने के लिए तंबू के अंदर जाता है। हीरो किसी तरह एक हाथ को रस्सी से छुड़ा लेता है, लेकिन उसका दूसरा हाथ अभी भी बंधा हुआ है। अचानक डॉक्टर हाथ में सेंसर लिए हुए तंबू के अंदर आता है। हीरो को देखकर वह चौंक जाता है और सेराटो के बारे में पूछता है। वह नहीं जानता कि हीरो चुपके से अपने दूसरे हाथ की रस्सी काट रहा है। तंबू के बाहर शाहरू और उसके सैनिक नानबुकू की जीत का सेलिब्रेशन चल रहा है। हालांकि डॉक्टर को सेराटो की हीरो के दिल की धड़कन में दिलचस्पी होने पर शक होता है। आखिरकार हीरो अपना दूसरा हाथ भी छुड़ा लेता है और डॉक्टर से लड़ने का मौका देख लेता है। डॉक्टर सेराटो और हीरो के बीच के संबंध के बारे में बड़बड़ाता रहता है, लेकिन हीरो को समझ आ जाता है कि उसका और सेराटो का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। डॉक्टर इस बंधन को स्वीकार करता है और हीरो से सेराटो की रक्षा करने का आग्रह करता है। हीरो को शंका है कि वह नानबुकू की यातना के बीच अपना वादा पूरा नहीं कर सकता। डॉक्टर चौंकाने वाली बात कहता है। वो हीरो को जहर देकर सेराटो के पास भेज सकता है। हीरो पहले हिचकिचाता है, फिर जहर पी लेता है। बाहर जिरू और दूसरे देखते हैं कि हीरो ऊपर से गिरता है। जिरू तंबू के अंदर जाए बिना जल्दी निकलने को कहता है। नानबुकू गुस्से में डॉक्टर को मारने को कहता है, पर डॉक्टर अपनी जान की परवाह नहीं करता। वो हीरो को बचाना चाहता है। नानबुकू डॉक्टर को मारने की बजाय सेराटो को ख़त्म करने की बात करता है। डॉक्टर को रोना आ जाता है। एक और जगह एरॉन बताता है कि जादुई पत्थर लेने के लिए खुदाई हो रही है। सेराटो हीरो के पास आता है और डॉक्टर की गंध सूंघ लेता है। जिरू डॉक्टर की बात समझने की कोशिश करता है। हीरो का दिल असली नहीं लगता, शायद ड्रैगन जॉफ्ट से जुड़ा है। जिरू सोचता है कि हीरो और ड्रैगन जॉफ्ट के दिल बदल दिए गए होंगे। गुस्से या दुख में हीरो राक्षस बन जाता है। जिरू को ये सच लगता है। हीरो सोचता है कि अगर वो मर गया तो शायद ड्रैगन जॉफ्ट भी मर जाएगा। वो गुस्से को बाहर निकालता है। जिरू और पालो उसके पीछे जाते हैं, लेकिन टैमेट एरॉन को रोक लेती है। महल में शाहरू खुश है, पर हीरो पर नज़र रखती है। हीरो एक सुनसान गांव में पहुंचता है। जिरू को अचानक कुछ याद आता है। गांव में डर का माहौल है। जिरू को बचपन याद आता है। उसके माता पिता को प्रताड़ित किया गया था। उसकी माँ इंसान थी और पिता राक्षस जैसा दिखता था। गांव के लोगों को शक था कि उसकी माँ के कारण परेशानी हो रही है। माँ ने पिता का बचाव किया। पिता ने जिरू को सिखाया कि सच्चा हीरो कभी अच्छे काम को नहीं छोड़ता। माता पिता को मार दिया गया। गांव में ही टॉमिट लाशों का ढेर देखता है। एक राक्षस उस पर हमला करता है। जिरू को बचपन याद आता है। बैरो ने उसे बचाया था। टॉमिट राक्षस से भागता है। राक्षस इंसान और ऑर्क्स का मिश्रण है। हीरो राक्षस से लड़ना चाहता है, पर उसे पता चलता है कि उसके पास तलवार नहीं है। जिरू तलवार से राक्षस का वार रोक लेता है। हीरो कमज़ोर है। टॉमिट कहता है कि वो ड्रैगन जॉफ्ट बन जाए, पर हीरो बदल नहीं पाता। राक्षस हमला करता है। टॉमिट चिल्लाता है, पर जिरू राक्षस को मार देता है। दूसरी तरफ एरॉन शाहरू से मिलती है। शाहरू असल में एक बैड व्यापारी है। एरिन नाम की चूहिया नानबुकू को बताती है कि हीरो के पास ड्रैगन जॉफ्ट का दिल है। नानबुकू को यकीन नहीं होता, पर एरिन को पैसे के लिए खबरें
इकट्ठी करनी पड़ती हैं। नंबुको उसे इनाम देता है और फिर शरशारू को हीरो को मारने का आदेश देता है। एक खूबसूरत गांव में टॉमिट को अच्छा लगता है। पालो बताती है कि ये गांव रास्ते के बीच होने के कारण अच्छा चलता है। हीरो नई तलवार लेना चाहता है पर ज़ीरू पहले मगरमच्छ बेचने और फिर तलवार खरीदने की सलाह देता है। रात होने वाली है। टॉमिट अगले दिन के बारे में पूछता है। ज़ीरू आराम करने की सलाह देता है। जब ज़ीरू नक्शा देखने और उनके रास्ते की योजना बनाने में व्यस्त था तब हीरो उससे बातचीत करने लगा। हीरो गांव में पहले हुई मुलाकात के दौरान ज़ीरू के व्यवहार को समझना चाहता था। ज़ीरू ने उसे आश्वासन दिया कि वह सिर्फ हीरो की रक्षा करने के अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा था। हालांकि हीरो को लगा कि ज़ीरू के मन में कुछ और भी चल रहा है। आधी रात को अचानक एक विशाल छाया गांव पर आ जाती है जिससे चारों तरफ तबाही मच जाती है। जैसे ही छाया अपना असली रूप दिखाती है वैसे ही पता चलता है कि वो खतरनाक ड्रैगन ज़ॉफ्ट है। उसके शरीर से निकलने वाली घातक ऊर्जा हर किसी के लिए खतरा बन जाती है। तबाही से गुस्से में आकर हीरो उस राक्षस का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ज़ीरू उसे सावधान रहने के लिए कहता है। जैसे ही राक्षस एक और हमला करता है तो पता चलता है कि ये असली ड्रैगन ज़ॉफ्ट नहीं है। उसी समय शरशारू आ जाती है और बताती है कि ये राक्षसी जीव डॉक्टर बहारापा का बनाया हुआ है। शरशारू अपने साथियों को जल्दी बताती है कि सामने वाला असली ड्रैगन ज़ॉफ्ट नहीं है। इसी दौरान महल में डॉक्टर बहारापा और नानबुको लड़ाई को देख रहे होते हैं। डॉक्टर हीरो को अपने वश में करने की अपनी योजना को लेकर आश्वस्त नजर आता है। ज़ीरू को उस छाया राक्षस ने पकड़ लिया है। उसी समय शरशारू अपने बिजली वाले छाते से हीरो पर हमला कर देती है। इससे डॉक्टर बहारापा घबरा जाता है क्योंकि उसे हीरो और शरशारू के रिश्ते का पता चल जाता है। इस पूरे हो हल्ले के बीच नानबुको को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ असली ड्रैगन ज़ॉफ्ट को फंसाने में लगा है। हीरो हमलों से घबरा जाता है और उसके अंदर का डर और गुस्सा जाग उठता है। उसके अंदर छिपी हुई ड्रैगन की ताकत जागृत हो जाती है। उसके गुस्से से शरशारू और उसके साथी उड़ जाते हैं। टैमेट और शारदा उसके नए ड्रैगन रूप को देखकर दंग रह जाते हैं। हीरो अपने अंदर के संघर्ष से लड़ रहा होता है। उसी समय ज़ीरू को उस छाया राक्षस ने निगल लिया है, लेकिन एरिन उसे बचा लेती है। शरशारू वहाँ से भाग जाती है और असली ड्रैगन ज़ॉफ्ट उनके सामने आ खड़ा होता है। गुस्से में हीरो, जो अब अपने ड्रैगन रूप में है, गलती से ज़ीरू पर तलवार से वार कर देता है। इससे शरशारू को दिल में तेज़ दर्द होता है। हीरो की अंदरूनी ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि नानबुको के कमरे में सारे शीशे टूट जाते हैं। अंत में हीरो को होश आ जाता है और ड्रैगन ज़ॉफ्ट धीरे धीरे गायब हो जाता है। तब नानबुको को पता चलता है कि ड्रैगन ज़ॉफ्ट को पकड़ने के लिए पहले उसे हीरो को रोकना होगा। ज़ीरू ज़मीन पर बेहोश पड़ा रहता है और हीरो अपने साथियों के साथ उसके पास जाता है। ज़ीरू को बेहोश देख हीरो भावुक हो जाता है। शरशारू चुपचाप उसका साथ देती है। इस बीच रसोई में पलूपा अपने बनाए खाने के स्वाद से खुश होता है। अचानक ज़ीरू होश में आ जाता है। ज़ीरू को होश तो आ गया है, पर अब उसे पलूपा के पकाए खाने की खुशबू आ रही है। वो पलूपा की मेहनत को सराहता है। हालांकि ज़ीरू पर हुए हमले का हीरो पर बोझ बना हुआ है। ज़ीरू और पलूपा दोनों ही उसे समझाते हैं कि उस पर हमला करने वाला उसका असली रूप नहीं था, बल्कि उसका ड्रैगन रूप था। फिर भी ज़ीरू को हुई चोट और अपने अंदर के ड्रैगन रूप से जुड़े खतरे को सुनकर हीरो परेशान हो जाता है। उसे डर है कि कहीं वो अपनी इंसानियत ना खो दे। ज़ीरू सुझाव देता है कि वो मास्टर थियो से सलाह लें, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनकी इस परिस्थिति को समझने में मदद कर सकते हैं। लेकिन ज़ीरू फिर से बेहोश हो जाता है। नीचे की तरफ पलूपा और मोमू ज़ीरू के इलाज के लिए ज़रूरी महंगी दवा को लेकर बहस कर रहे होते हैं। मोमू बताती है कि दवा के लिए दुर्लभ सेराफुरिया जड़ी की ज़रूरत है। अब सस्ते विकल्प की कोई उम्मीद नहीं बची है। टैमेट वापस जादुई झरने पर जाने का सुझाव देता है, लेकिन पलूपा को डर है कि ये ज़ीरू की जान बचाने के लिए काफ़ी नहीं होगा। ठीक उसी समय आरोन एक समाधान के साथ आता है। वो कुरुअरु नाम की एक घाटी में उन खास जड़ी बूटियों को खोजने का रास्ता बताता है। हीरो जल्दी से जाना चाहता है, लेकिन आरोन फिर भी उन्हें लोकेशन बता देता है, जिससे उनकी थोड़ी उम्मीद जगी है। ज़ीरू को बचाने के इस मिशन पर निकलने के लिए ग्रुप तैयार हो जाता है। हीरो और सेराटो कुरुअरु घाटी की तरफ निकलते हैं। रास्ते में हीरो इस बात से परेशान होता है कि उन्हें इतनी दूर का सफ़र करना पड़ेगा।
सेराटो उसे आश्वासन देती है कि इतनी लंबी यात्रा के बावजूद वो ठीक है थी। वापस हॉस्टल में आरोन ग्रुप को जिरू की बिगड़ती हालत के बारे में बताता है। पलूपा उनके कम पैसे का हिसाब लगाता है, जबकि टैमेट को सेराटो पर शक होने लगता है। उसे सेराटो का अजीब व्यवहार खटकता है, जैसे यात्रा के दौरान कुछ न खाने जैसी चीज़ें। टैमेट को ये भी शक है कि सेराटो बहुत ही संयोग से उनके साथ दिखाई दी और साथ ही डॉक्टर बहारापा से जुड़ी हुई है, जो नानबुको के लिए काम करता है। इसके अलावा टैमेट ने यह भी देखा है कि सेराटो कभी हंसती नहीं है, जिससे उसका शक और मजबूत हो जाता है। इधर हीरो और सेराटो कुरु अरु घाटी में पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें वो दुर्लभ जड़ी बूटियां ढूंढनी हैं। अचानक एक विशाल टोड़ उन पर हमला कर देता है। अचानक सेराटो उस राक्षस से हीरो को बचाने के लिए उसे रास्ते से हटा देती है। वो उस जीव से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक बारिश होने से ज़मीन फिसलन वाली हो जाती है और भागना मुश्किल हो जाता है। हालांकि इन मुश्किलों के बावजूद सेराटो को एक सेराफुरिया का पौधा दिख जाता है। हीरो दृढ़ निश्चय के साथ उसकी तरफ दौड़ता है। वापस हॉस्टल में आरोन ग्रुप को एक चौंकाने वाली खबर देता है। वो बताती है कि नानबुको हीरो को मारने की योजना बना रहा है। उसने किसी बातचीत के लिए इस्तेमाल होने वाले यंत्र के जरिए ये जानकारी सुनी है। पलूपा को समझ नहीं आता कि नानबुको हीरो को क्यों मारना चाहता है। आरोन बताती है कि शायद ये हीरो के ड्रैगन ज़ॉफ्ट से जुड़े होने की वजह से हो सकता है। हीरो दुर्लभ सेराफुरिया का पौधा लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पहाड़ी अचानक खिसक जाती है, जिससे उसका काम और मुश्किल हो जाता है। वो चमकते कछुए से पौधा लेने के लिए जूझ रहा है। इसी दौरान हॉस्टल में ग्रुप हीरो और नानबुको की योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहा है। उन्हें पता चलता है कि हीरो का नानबुको के महल जाना उसके पिता की विरासत और उसके माता पिता की मौत के लिए जिम्मेदार जीव के दिल से जुड़ा हुआ है। आरोन उनकी चिंताओं को और बढ़ा देती है। वह बताती है कि नानबुको ने ड्रैगन ज़ॉफ्ट को पकड़ने का नाटक किया था। असल में वह तीनों राज्यों के बीच लड़ाई करवाना चाहता था। ग्रुप समझ जाता है कि इस गलत जानकारी की वजह से हथियारों और कवचों की मांग बढ़ेगी। साथ ही नानबुको की मोनोपोली के कारण जादुई पत्थरों की कीमतें भी बढ़ेंगी। हलूपा को डर है कि ये घटनाएं पूरे महाद्वीप में युद्ध का रूप ले सकती हैं। इस बीच हीरो चमकते कछुए से लड़ रहा है। आरोन ग्रुप को आगे के मुश्किल रास्ते के बारे में चेतावनी देती है। हालांकि वो किसी इनाम से इनकार कर देती है और सिर्फ एक कप चाय मांगती है। खाई में हीरो आखिरकार सेराफुरिया का पौधा ले लेता है, लेकिन कछुए के खोल से गिरते समय सेराटो उसे पकड़ लेती है। इससे उन्हें राहत मिलती है और दोनों थोड़ी देर के लिए मुस्कुराते हैं। हॉस्टल वापस आकर हीरो उबला हुआ सेराफुरिया जिरू को पिलाता है। वो इसे पीता है और उसके बाद रहस्यमयी रोशनी निकलती है। इसके बाद जिरू होश में आ जाता है। कमरे के बाहर टॉमिट आता है और एक परेशान करने वाली खबर सुनाता है। वह बताता है कि शहर में बच्चों को जादुई पत्थर निकालने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इससे लगता है कि युद्ध जल्द ही शुरू हो सकता है। यात्रा शुरू करने पर टॉमिक पलूपा को बताता है कि उसने सेराटो पर भरोसा खो दिया है। उसने पिछली रात उसे हॉस्टल में रोते हुए देखा था। अब वो उस रहस्यमयी लड़की पर ज़्यादा भरोसा करता है जिससे उनकी पहले मुलाकात हुई थी। टॉम युद्ध के डर और ग्रैंड ट्रोआ पाने की इच्छा जाहिर करता है। हालांकि जिरू उसे मास्टर थियो को ढूंढने के महत्व की याद दिलाता है। अचानक एक सम्मानित आदमी प्रकट होता है और जिरू और पलूपा उसके सामने घुटने टेक देते हैं। पलूपा खुद को बैरो का नौकर बताता है और वह आदमी खुद को मास्टर थियो बताता है। मास्टर थियो का आना अलग अलग भावनाएं जगाता है। वो सेराटो का गर्मजोशी से अभिवादन करता है, जिससे हीरो को थोड़ी जलन होती है। कुछ देर की असहजता के बावजूद वो अपनी यात्रा जारी रखते हैं। हालांकि पतली हवा उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देती है। हर कोई सांस लेने के लिए हाँफने लगता है। मास्टर थियो हमेशा सतर्क रहने वाले उनकी परेशानी को देख लेते हैं और बताते हैं कि बैरो और पलूपा उनके शिष्य को कभी ऐसी दिक्कत नहीं होती। पलूपा उपहार न लाने के लिए माफ़ी मांगता है, जबकि जिरू सम्मानपूर्वक मास्टर थियो के संभावित रूप से ड्रैगन में बदलने की परेशानी को रखता है। मास्टर थियो ध्यान से सुनता है। उसकी उपस्थिति से ही ज्ञान का आभास होता है। वह एक इशारे से एक शक्तिशाली ऊर्जा को बुलाता है, जो ड्रैगन ज़ॉफ्ट के विनाशकारी हमलों की तरह
आत्मा को नष्ट करने वाली आग दिखाता है। यह बूढ़ा आदमी ड्रैगनज़ॉफ्ट को सील करने की असफल कोशिश के दुखद इतिहास और ड्रैगनज़ॉफ्ट के दिल की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताता है, जो अब हीरो के अंदर धड़कता है। अपने विशाल ज्ञान के बावजूद मास्टर थियो स्वीकार करता है कि उसे इस मामले पर मार्गदर्शन की कमी है। अपनी भावनाओं से जूझते हुए हीरो निराशा भरे स्वर में बोलता है। वह मास्टर थियो से सीलिंग सेरेमनी के दौरान उनकी अनुपस्थिति के बारे में पूछता है और सवाल करता है कि उन्होंने उसके माता पिता की मदद करने के लिए दखल क्यों नहीं दिया। ये टकराव का क्षण तनाव से भरा हुआ है, क्योंकि हीरो अपने भीतर जलते सवालों का जवाब चाहता है। मास्टर थियो का स्पष्टीकरण गहरे ज्ञान के साथ गूंजता है। वे बताते हैं कि ड्रैगनज़ॉफ्ट को सील करना असंभव था उनकी उपस्थिति के बावजूद। वह हीरो को जादुई प्रशिक्षण की यात्रा शुरू करने का निमंत्रण देता है, ये जानते हुए कि इससे उसे अपने ड्रैगन रूप से जूझने में मदद मिल सकती है। गुफा से बाहर निकलते समय मास्टर थियो समूह के प्रत्येक सदस्य के लिए कार्य बनाता है। यह एक सूक्ष्म मार्गदर्शन है जो उनकी ताकत और ज़रूरतों के अनुरूप है। आगे बढ़ते हुए हीरो खुद को एक मुश्किल काम के सामने पाता है। अपने कदमों में एक सीधा रास्ता खोजने के लिए एक टेढ़ी रेखा का अनुसरण करना। यह जीवन की जटिलताओं के बीच खुद की गहरी समझ पैदा करने के लिए बनाई गई एक रूपक यात्रा है। फिर भी इस अवधारणा से जूझते हुए हीरो खुद को एक सरल और गहन अभ्यास के सामने पाता है, एक तस्वीर को समेटना और फिर से खोलना। यह उस सेल्फ डिस्कवरी और परिवर्तन की जटिल यात्रा को दर्शाता है जिस पर वह चल रहा है। पलूपा खुद को मास्टर थियो की शिक्षाओं की गहराई से जूझता हुआ पाता है, उनके महत्व को समझने के लिए संघर्ष करता है। इस बीच एरिन नानबुको के महल से आने वाली रिपोर्टों की निगरानी करती है। उसका दिल आसन्न युद्ध के बोझ से दबा हुआ है। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, उसे आने वाले संघर्ष की आशंका होती है। अपने ट्रेनिंग के बीच पलूपा हीरो से अपना ध्यान बनाए रखने का आग्रह करता है, एकाग्रता के महत्व पर बल देता है। फिर भी मास्टर थियो का मार्गदर्शन एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है, क्योंकि वह हीरो को सेराटो की तस्वीर वाले कागज़ को फेंकने का निर्देश देता है। इससे युवा हीरो विरोध करता है, जो उसे एक प्यारी याद के रूप में संजोता है। हीरो और सेराटो के बीच के रिश्ते पर संदेह करते हुए मास्टर थियो उनकी बातचीत को ध्यान से देखता है। ज़ीरू अपने शिकार के साथ लौटता है, जंगल में उसके कौशल का प्रमाण। हालांकि ध्यान एक बार फिर से हट जाता है, क्योंकि मास्टर थियो हीरो का ध्यान एक कठिन कार्य की ओर खींचता है, एक कंकड़ उठाना। सेराटो का सोने के सिक्के को एक सुंदर कंकड़ के रूप में देखना इस अभ्यास में एक अनोखा मोड़ जोड़ता है, जो स्पष्ट कठिनाई पर उसके नज़रिए को उजागर करता है। मास्टर थियो जिज्ञासा से भरकर हीरो को अपने मनचाहे स्थान पर कंकड़ फेंकने का निर्देश देता है। जैसे ही कंकड़ हल्की सी रोशनी के साथ फेंका जाता है, मास्टर थियो की रुचि चरम पर पहुंच जाती है। हीरो चुनौती को महसूस करते हुए मास्टर थियो को ललकारता है, जो उत्सुकता से चुनौती स्वीकार कर लेता है। राजमहल में शहरशारू उदास है। उसके मन में बहुत उथल पुथल चल रही है, पर उसकी दासी पूछने पर भी वो कुछ नहीं बता पाती और सिर्फ नाम्बुको का नाम लेती है। शायद वो उससे सुकून या राहत चाहती है। गुफा के बाहर गुरु थियो हीरो को कोकू ब्लेड चलाना सिखा रहे हैं। तलवार की भौतिक उपस्थिति के बिना अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पहले तो हीरो को यकीन नहीं होता, लेकिन फिर वो पत्थर पर वार कर लेता है। हालांकि उसे अभी भी ये नहीं पता कि उसने क्या कर दिखाया है। इसी दौरान महल में शहरशारू अपनी दासी से बातचीत करती है और फिर नाम्बुको से मिलने जाती है। गुफा के अंदर ज़ीरू थियो से हीरो के बारे में पूछता है। थियो बताता है कि भले ही हीरो तलवारबाजी में अच्छा नहीं है, असली प्रतिभा उसकी जादू में है। ज़ीरू इसे मानता है, लेकिन फिर भी वो हीरो को तलवार चलाना सिखाना चाहता है। थियो उसे विश्वास दिलाता है कि वो दोनों मिलकर हीरो को निखार सकते हैं। ज़ीरू तलवारबाजी सिखाएगा और थियो जादू। महल में नाम्बुको एक मशीन पर काम कर रहा है। शहरशारू के आने पर वो उसे कोई काम करने को देता है। गुफा के बाहर पहरेदार को शक होता है। अंदर थियो हीरो को तैयार होने को कहता है, लेकिन हीरो थका हुआ और निराश है। थियो उसे कोकू ब्लेड से वार करने को कहता है और सफल होने पर प्रशिक्षण पूरा होने का वादा करता है। थियो नाटक करता है
कि हीरो ने उसे घायल कर दिया है। हीरो को लगता है कि उसने तलवारबाजी सीख ली है, लेकिन वो और थियो अपना सफ़र जारी रखते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि थियो चुपके से जादू की रक्षात्मक परत बना लेता है। आगे चलकर वो मोर्ट रेगिस्तान में पहुंचते हैं। रास्ते में उन पर हमला होता है, लेकिन जुरू उसे रोक लेता है। पर तब अरिन बेहोश हो जाती है और उसका उपकरण गिर जाता है। उसे दुश्मन से बात करते हुए सुनकर पता चलता है कि वो जासूस है। जुरू उससे पूछताछ करता है और अरिन बताती है कि वो एक जानकारी बेचने वाली है जो नाम्बुको को खबरें देती है। जुरू उसे छोड़ने का फैसला करता है और वे अरिन को रेगिस्तान में अकेला छोड़ देते हैं। महल में शहरशारू अपने पहरेदारों की चिंता के बावजूद नाम्बुको का काम करने का फैसला करती है। वो मशीन में डॉक्टर बहारापा के साथ शामिल हो जाती है। इसी दौरान मोर्ट रेगिस्तान में रात हो जाती है। हीरो और उसके साथी वहाँ की गर्मी से परेशान हैं। जुरू उन्हें बताता है कि रेगिस्तान में 3 रात बितानी है, जहाँ दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंड पड़ती है। वे रेत के तूफान के बीच रेगिस्तान को पार करना जारी रखते हैं और काफ़ी चैलेंजेस का सामना करते हैं। इस बीच सेंट अमोरिया साम्राज्य में युद्ध की तैयारी चल रही है और उनको लगता है कि वानलोटे और इशेल्फिन ने गठबंधन कर लिया है और ड्रैगन जोफ्ट उनके कब्जे में है। दूसरी तरफ रेगिस्तान में हीरो और उसके साथी पानी खत्म होने की समस्या से जूझ रहे हैं। पलूपा रेत के गड्ढे में गिर जाता है। वहाँ उसका सामना एक भयानक राक्षस से होता है। जुरू प्लूपा को न हिलने की हिदायत देता है ताकि वह और न धंसे, लेकिन घबरा कर प्लूपा और नीचे जाने लगता है। वे सब पैनिक हो जाते हैं, पर अचानक बकबक करने वाली लड़की पलूपा को बचाने के लिए एक रस्सी फेंकती है। हालांकि बच जाने के बाद भी पलूपा आरोन से नाराज़ रहता है। आरोन बताती है कि वे अपने रास्ते से भटक गए हैं। इशेल्फिन साम्राज्य में राजा लगातार 3 दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं। वहाँ डर का माहौल है कि वानलोटे और सेंट अमोरिया उनके खिलाफ एकजुट हो गए हैं और साथ ही उन्हें ड्रैगन जोफ्ट के कब्जे को लेकर भी चिंता है। इसी बीच रेगिस्तान में हीरो का समूह रेत के तूफान में फंस जाता है, जिससे वे बिछड़ जाते हैं। होश आने पर प्लूपा को आरोन अपने पास पाता है। आरोन बताती है कि वह सिर्फ उसे ही ढूंढ पाई है और दूसरों का पता नहीं चला। साथियों की चिंता के बावजूद एरिन सुझाव देती है कि वे ओएसिस की तरफ चलें, जहां शायद उनको बाकी लोग मिल जाएं। आरोन पलूपा को उसके पीछे आने को कहती है। जुरू की मुलाकात टैमेट से होती है, जबकि हीरो और सेराटो बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं। आगे बढ़ते समय पलूपा को चलने में परेशानी होती है, लेकिन वह आरोन की पीठ पर चढ़ने के प्रस्ताव को ठुकरा देता है। आरोन अपना बचाव करती है कि वह सिर्फ ऊंची कीमत देने वालों को ही जानकारी बेचती है। वह यह भी स्वीकार करती है कि उसने ग्रैंड ट्रॉ हासिल करने के लिए नम्बुको से संपर्क किया था, लेकिन पलूपा थक कर बेहोश हो जाता है। इधर हीरो और सेराटो मिलकर ठंडी हवा का सामना करते हैं। सेराटो काफ़ी परेशान दिखाई देती है। अगली सुबह आरोन और पलूपा जागते हैं और पलूपा अपने शरीर पर ओस इकट्ठा करते हुए एक कीड़े को देखता है। वह उसकी नकल करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। हीरो इस दौरान ठंड से कांप रहा है और उसे पानी की सख्त ज़रूरत है। आगे क्या करना है असमंजस में है। तभी सेराटो हवा में पास के झील की खुशबू पकड़ लेती है और कपड़े उतारने लगती है। दूसरी तरफ जुरू टैमेट को अपनी पीठ पर लाद कर ले जा रहा है और दूर से एरिन और पलूपा को देखता है। वे एक बार फिर मिल जाते हैं। जैसे ही सेराटो अपने शरीर पर पानी की बूंदें इकट्ठी कर हीरो को पिलाती है, उसे कुछ देर के लिए अपनी माँ की याद आ जाती है। इसी दौरान दूर से एक बाज उन पर नज़र रख रहा है। जुरू और बाकी लोग एट लास्ट ओएसिस पहुँचते हैं, जहाँ जुरू टैमेट को पानी पिलाता है और उसे होश लाने में मदद करता है। पर उनकी किस्मत में मज़े कम थे, क्योंकि अचानक शाहरुख प्रकट होती है। वह सेराटो पर अटैक करती है और हीरो को उठा लेती है। दूसरी तरफ तीनों साम्राज्य युद्ध की तैयारी में जुटे हुए हैं। हीरो को नम्बुको के महल में होश आता है। वहाँ नम्बुको उसे ड्रैगन जोफ्ट को रिवाइव करने के प्लान के बारे में बताता है। 10 साल बाद भी हीरो के गुस्से से बेफिक्र नम्बुको उसका और मजाक उड़ाता है और कहता है कि अब ग्रैंड ट्रॉ उसकी ही सही संपत्ति है। गुस्से में आकर हीरो अपनी तलवार निकालकर नम्बुको पर हमला करता है, पर नाम्बुको बड़ी आसानी से उसे रोक लेता है। फिर हीरो को ये बात समझ आ जाती है कि नाम्बुको को हराना उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। नाम्बुको एक चौंकाने वाला सच बताता है। वो कहता है कि 10 साल पहले जो हादसा हुआ था उसके लिए वो भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। ये सुनकर हीरो का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो नाम्बुको की इस बात को नहीं मानता कि उसके पिता लॉर्ड बैरो ने ही दिल बदलने का फैसला किया था। गुस्से से भरकर हीरो फिर से नाम्बुको पर हमला करता है, लेकिन नाम्बुको उसे आसानी से हरा देता है और रेगिस्तान में फेंक देता है।
नाम्बुको के खुलासे और खुद की हार का बोझ हीरो पर भारी पड़ता है। वो इस सच को समझने की कोशिश कर रहा है। इधर जुरू और बाकी लोग हीरो और सेराटो को ढूंढ रहे हैं। आरोन अपनी डिवाइस से कुछ सुनने की कोशिश करती है ताकि कोई सुराग मिल सके। अचानक उन्हें सेराटो की आवाज़ सुनाई देती है जो हीरो को पुकार रही है। आवाज़ के पीछे जाते हुए वो देखते हैं कि सेराटो एक ड्रैगन को समन करने में लगी है। अचानक से ड्रैगन बाहर आता है और सेराटो को निगल जाता है। हर कोई घबरा जाता है। ज़रूर गुस्से में ड्रैगन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सेराटो ड्रैगन के मुंह में बैठी होती है। वो बताती है कि ड्रैगन उन्हें हीरो तक ले जाएगा। पलूपा को याद आता है कि सेराटो सबसे पहले एक ड्रैगन के साथ ही दिखी थी। इससे उसके बारे में रहस्य और भी गहरा हो जाता है। वो सब ड्रैगन पर बैठकर नाम्बुको के महल की तरफ उड़ते हैं। उधर महल के अंदर नाम्बुको तैयारियां कर रहा है। वो सीलिंग ट्रेजर को अपनी डिवाइस के साथ मिलाना चाहता है। उसका मानना है कि ऐसा करने से पूरी दुनिया पर उसका राज होगा, लेकिन वो ये भी जानता है कि ये करने के लिए पूरी दुनिया की जादुई शक्ति को खत्म करना होगा। इतने बड़े काम को करने में भी नाम्बुको पीछे नहीं हटता। वो अपने प्लान को पूरा करने के लिए किसी भी चीज़ की कुर्बानी देने को तैयार है। इधर हीरो के साथी भी नाम्बुको के महल पर पहुंचने वाले होते हैं, जो डार्क लॉर्ड्स के महल जैसा लगता है। एरिन उन्हें महल के इतिहास के बारे में बताती है। वो बताती है कि पहले यहाँ गायरोचियस नाम का राजा रहता था, जिसे हीरो डाल हल्बर्ट ने हरा दिया था। ये महल अब खंडहर हो चुका है, लेकिन इसमें अब भी बहुत ताकतवर जादू है जिसे अब नाम्बुको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन उन पर एक तीर से हमला होता है और ड्रैगन नीचे गिर जाता है और ड्रैगन को चारों तरफ से गार्ड्स घेर लेते हैं, पर जुरू और बाकी लोग भाग निकलते हैं। लेकिन आगे क्या करना है ये उन्हें समझ नहीं आता। डॉक्टर बहारपा एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। वो बताता है कि असल में सेराटो कोई इंसान नहीं है, बल्कि नाम्बुको के कहने पर चलने वाली जादुई कठपुतली है। पालूपा इस खुलासे से सन्न रह जाता है। डॉक्टर आगे बताते हैं कि सेरेटो को बनाने का नाम्बुको के बालबागोआ नाम की जगह पर हुए हादसे से संबंध है। उस हादसे में नाम्बुको ने सेरेटो के शरीर में ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल डाला था, लेकिन बाद में नाम्बुको को सेरेटो की खूबसूरती पसंद नहीं आई और उसने उसे ख़त्म करने का आदेश दिया। बचने के लिए सेरेटो ने मैग्मा की झील को जमा दिया और वहाँ से भाग निकली। अब जुरू और बाकी लोग खुद को मुश्किल हालत में पाते हैं। वो एक कमरे में नाम्बुको और शाहरू का सामना कर रहे हैं, जहाँ एक विशाल क्रिस्टल भी रखा है। हीरो उन्हें जाने के लिए कहता है और उनसे विनती करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहते। सेरेटो अपनी जान की बाजी लगाकर हीरो को छोड़ने के बदले में खुद को नाम्बुको के हवाले कर देती है, लेकिन नाम्बुको बताता है कि उसे अपनी योजना को पूरा करने के लिए सेरेटो और हीरो दोनों की ज़रूरत है। सूर्य ग्रहण बालबागोआ पर छा जाता है और नाम्बुको का खतरनाक प्लान अपने चरम पर पहुंच जाता है। उसका प्लान तीनों राज्यों के सैनिकों और ड्रैगन जॉफ्ट की पावर्स को कंबाइन करके एक न्यू इविल ड्रैगन बनाने का होता है, जो जॉफ्ट से भी 10 गुना खतरनाक होगा। इसी दौरान नाम्बुको महल को लॉकडाउन करता है, जिससे शाहरू सहित महल के अंदर मौजूद सभी लोग फंस जाते हैं। आखिरी समय में शाहरू अपनी सारी बची हुई जादुई शक्ति डॉक्टर बहारपा को भेज देती है, ये सोचकर कि नाम्बुको उसे छोड़ देगा, लेकिन नाम्बुको आकर उसकी सारी उम्मीदें तोड़ देता है। वो कहता है कि महल के अंदर मौजूद हर शख्स उसके ईविल प्लान का हिस्सा बनेगा। इस खुलासे से जुरू और बाकी लोगों को पता चल जाता है कि वो नाम्बुको के जाल में फंस चुके हैं। महल के अंदर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शाहरू का गुस्सा बढ़ जाता है क्योंकि उसे नाम्बुको ने धोखा दिया। इधर जुरू डॉक्टर बहारपा से पूछताछ करता है कि उसके डर का सोर्स क्या है। डॉक्टर जवाब देता है कि उसका असली शरीर बालबागोआ में है और ये जो शरीर वो इस्तेमाल कर रहा है वो असल में एक कठपुतली है। गुस्से में डॉक्टर बहारपा उस पर हमला कर देता है, पर वह बेहोश हो जाता है। मौका देखकर नाम्बुको अपनी जादू का इस्तेमाल करके सेरेटो को बुलाता है और उसे आदेश देता है कि वो उसकी बात माने। तो नाम्बुको के कंट्रोल में आने के बाद सेरेटो पूरी तरह बदल जाती है। वो अब आतंक फैलाने का एक हथियार बन चुकी है और वो हीरो पर हमला कर देती है। महल के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। पलूपा मोमू से मदद मांगती है, लेकिन मोमू मदद के लिए बहुत ऊंची कीमत मांगती है। ऐसे में पलूपा और बाकी लोगों अपने अपने पैसे एक टोपी में इकट्ठा करते हैं और मोमू उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और एक तोप से फायर करती है, जिससे एक होल बन जाता है। इससे पलूपा, जुरू और बाकी लोग बालबागोआ भागने में कामयाब हो जाते हैं।
इधर बालबागोआ में हीरो ड्रैगन में बदलने की कगार पर होता है। ये नाम्बुको की डार्क लॉर्ड को बुलाने की योजना का अहम हिस्सा है। इस पूरे हालात और नाम्बुको के धोखे से गुस्से में आकर हीरो हमला करता है, लेकिन इससे पहले कि वो सेरेटो को कोई नुकसान पहुंचा पाए या अपनी पूरी ताकत दिखा सके, ज़ुरु और बाकी लोग वहां पहुंच जाते हैं। वो दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं ताकि और लड़ाई ना हो। जैसे ही ज़ुरु सेरेटो और हीरो के पास जाने की कोशिश करता है, शाहरु उसे रोक लेती है। नाम्बुको के हाथों मरने वाली होने के बावजूद भी वो उसके प्रति वफादार रहती है और उसके आदेशों का पालन करने के लिए तैयार रहती है। नाम्बुको खुद इस लड़ाई को देखता है और इस बात से खुश होता है कि कैसे भाग्य से जुड़े हुए दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। सेराटो हीरो को पकड़ लेती है ताकि वो उसे और चोट न पहुंचा सके। जारू हीरो की मदद करना चाहता है, लेकिन शरारू उसे रोक लेती है। सेराटो हीरो को लगभग मार ही डालती है। अचानक एक इनविंसिबल पावर सेराटो को दूर फेंक देती है और एक बड़ा ड्रैगन जॉफ्ट प्रकट होता है जो हीरो की रक्षा कर रहा है। नाम्बुको ड्रैगन जॉफ्ट और मैजिक रिएक्टर को एक्टिवेट होते हुए देखता है और जो कुछ हो रहा है उससे वह खुश होता है। नाम्बुको फिर ड्रैगन जॉफ्ट को ग्रैंड ट्रोआ के अंदर कैद करना शुरू करता है। वह मैजिक रिएक्टर का उपयोग करके खुद को ड्रैगन के साथ जोड़ना चाहता है। जैसे ही मर्जर शुरू होता है, बलवागोआ से तेज रोशनी निकलने लगती है, लेकिन अपनी योजना के अनुसार सैनिकों का उपयोग करने के बजाय नाम्बुको ने ड्रैगन जॉफ्ट के साथ मर्जर करने के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला किया। डॉक्टर बहरापा देखते हैं कि नाम्बुको क्या कर रहे हैं और उन्हें एहसास होता है कि यह बहुत खतरनाक है। हीरो को अपने माता पिता और अन्य लोगों से बहुत शक्ति मिलती है जिनकी उसने जान ले ली। वह वापस लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाम्बुको आसानी से उसे पीटता है और ज़मीन पर गिरा देता है। नाम्बुको के मजबूत हमलों के कारण हीरो अब वापस नहीं लड़ सकता। एरोन और टॉमिट देखते हैं कि चीज़ें कितनी ख़राब हैं और डॉक्टर बहरापा से वैनबुको को रोकने की विनती करते हैं। डॉक्टर बहरापा जानते हैं कि यह गंभीर है और वे उन्हें मैजिक रिएक्टर लाने और रिचुअल रोकने के लिए कहते हैं। सेराटो जाग जाती है और देखती है कि हीरो अभी भी आहत है और वापस नहीं लड़ सकता। नाम्बुको ड्रैगन जॉफ्ट की पूरी शक्ति के साथ हीरो पर हमला करने के लिए तैयार हो रहा है। इस बीच डॉक्टर बहरापा एरिन और टोमिट रिएक्टरों को डिस्ट्रॉय करने में सफल रहते हैं और नाम्बुको का प्लान फेल कर देते हैं, लेकिन नाम्बुको ने हार नहीं मानी। वह अभी भी सब कुछ नष्ट करना चाहता है और सोल डिस्ट्रॉइंग फ्लेम का उपयोग करता है। हीरो काफ़ी दुखी दिखता है और वापस लड़ने की कोशिश करता है, पर सेराटो ने उसे बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। नाम्बुको आखिरी बार हीरो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो नाम्बुको की बाँह काट देता है और उस पर हमला करता है। एट लास्ट उसने नाम्बुको पर अपनी तलवार से वार करके उसे हरा दिया। नाम्बुको को विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई इंसान उसे इतनी बुरी तरह चोट पहुंचा सकता है। हीरो अब ड्रैगन से लड़ने के लिए ग्रैंड ट्रोआ और कोकू ब्लेड का उपयोग करता है, जिसका उपयोग पहले ड्रैगन जॉफ्ट की शक्ति को रोकने के लिए किया जाता था, क्योंकि उसका अपना दिल इसके अंदर है। हीरो ने ड्रैगन जॉफ्ट के दिल में ब्लेड घोंप दिया और ड्रैगन कांपने लगा। ब्लेड ड्रैगन जॉफ्ट की छाती को काट देता है और हीरो का दिल ड्रैगन से बाहर आ जाता है। हीरो को अपना दिल वापस मिलने से बहुत राहत मिली है और वह अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा है। वह सेराटो को मरा हुआ देखता है और उसे याद आता है कि ज़ुरु ने क्या कहा था। उसे दुख होता है, लेकिन फिर भी वह उसके पास जाता है और कुछ साहसी करने का फैसला करता है। वह उसके सीने पर अपना हाथ रखता है और उसे अपना दिल दे देता है। जादुई तरीके से सेराटो जिंदा हो जाती है। उसका दिल फिर से धड़कने लगता है, क्योंकि यह अब ये हीरो का दिल है। ड्रैगन एक खूबसूरत रोशनी की बौछार में गायब हो जाता है, जो आकाश में चली जाती है। अंधेरा दूर हो गया है और सूरज की रोशनी फिर से बलवागोआ पर चमक उठी है। लड़ाई खत्म होने के बाद पालूपा टूटे हुए ग्रैंड ट्रोआ के टुकड़े को एक हीरो की तरह आसमान की ओर करता है। एरोन और टॉमिट भी ग्रैंड ट्रोआ चाहते हैं और वो लड़ना शुरू करते हैं। इस बीच ग्रैंड ट्रोआ गिरकर और भी छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। ज़ुरु उनको बताता है कि ग्रैंड ट्रोआ असली नहीं था, वो हीरो का अपना जादू था, जिसका उसने नाम्बुको को हराने के लिए यूज़ किया था। मास्टर थियो के साथ
हीरो के प्रशिक्षण के दौरान उन्हें इसका एहसास हुआ था। सेराटो हीरो को रोते हुए देखती है और सोचती है कि वह कितना इमोशनल फूल है। वह डॉक्टर बहरापा के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि लड़ाई में उसकी मृत्यु हो गई। युद्ध समाप्त होने के बाद तीनों राज्यों के सैनिक अब घर लौट रहे हैं। एरोन राजाओं के साथ कनेक्शन करती है और शांति का ऐलान करती है। मूमू अचानक प्रकट होता है और उन्हें उनकी डेडमिट्स की याद दिलाता हुआ दिखाई देता है। दूसरी ओर नई शांति मिली क्योंकि शरशरू यह जानकर खुश होती है कि वो अब आज़ाद है। बाकी लोग इधर डॉक्टर बहरापा को दफनाकर फेयरवेल देते हैं। टॉमिट और अन्य लोग हीरो को सेराटो को अपना दिल देने के लिए चिढ़ाते हैं। भले ही वे उसे चिढ़ाते हैं, फिर भी वे दोस्त हैं और हीरो का कहना है कि वह जादूगर नहीं कहलाना चाहता, वह एक बंजारा तलवारबाज बनना चाहता है। इसी के साथ आज की कहानी का अंत होता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद री कैप्टन।